आज से हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का मई महीना का राष्ट्रीय घटनाक्रम देखने वाले हैं, है ना। इसमें बॉक्स बना हुआ है। पहला बॉक्स में देखेंगे क्या कि मानहानि के एक मामले में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री राहुल गांधी जी को 2 वर्ष की कारावास की सजा के पश्चात लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई, है ना। तो ये तो खैर कुछ 2 महीना पहले का न्यूज है। कल ही का न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट राहत दिया गया, रोक लगा दिया गया है इस सजा पर। लेकिन इस मैगजीन का क्या फैक्ट था वो हम लोग देख लेते हैं। तो मानहानि की सजा में देखिए हुआ यूं कि 2019 का बात है ये, है ना। 2019 में कर्नाटक के कोलार में कोलार डिस्ट्रिक्ट है, कोलार में एक चुनावी भाषण दे रहे थे राहुल गांधी, है ना। भाषण दे रहे थे एक चुनावी जनसभा में भाषण दे रहे थे। भाषण के दौरान उनका मुंह से मोदी सरनेम को लेकर एक आपत्तिजनक बयान निकल गया, है ना। मोदी सरनेम को लेकर सरनेम मतलब उपनाम को लेकर एक आपत्तिजनक बयान निकल गया, ठीक है ना। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि कुछ लोग जो मोदी समुदाय से बिलोंग करते थे वो सूरत का एक कोर्ट में चले गए, मानहानि का दावा कर दिए। तो गए सूरत के कोर्ट में, मानहानि का दावा हो गया, कोर्ट में मानहानि का केस कर दिया, केस हो गया, है ना। केस हुआ था 2019 में। अभी 23 मार्च 2023 को 4 साल के बाद इसका फैसला आया। 23 मार्च 2023 को, क्लियर। फैसला में राहुल जी को क्या किया गया, दोषी करार कर दिया गया, है ना। फैसला में क्या आया, सूरत का जो कोर्ट था फैसला किया, राहुल जी को दोषी करार कर दिया गया, दोषी करार किया गया और इन्हें 2 वर्ष की सजा दिया गया, 2 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष का कारावास। ये कोर्ट जो सजा दिया वो आपका आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा 499 एवं 500 के तहत दिया गया था कोर्ट के द्वारा। आईपीसी के धारा यानी इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 व एवं 500 के तहत दिया गया, ठीक है। धारा के तहत दिया गया, 2 वर्ष का कारावास दे दिया गया। फिर मामला गया ऊपरी न्यायालय में, ठीक है। लेकिन तुरंत गिरफ्तारी से रोक लगा दिया, सजा तो दे दिया लेकिन 1 महीना का टाइम दिया कि 1 महीना तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा ताकि वो ऊपरी न्यायालय में जाकर अपना अपील कर सके। मैटर दिया कहाँ, हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में दिया, उच्च न्यायालय में। वहां भी वो दोषी करार कर दिए गए, ठीक है। 2 साल का सजा बरकरार रहा। फिर गया मामला कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट इनको राहत दिया, भी सजा पर रोक लगा दिया, ठीक है। सजा पर रोक लगा दिया, क्लियर। ये तो अभी का घटना है, लेकिन इसके पहले का थोड़ा सा पहले जाते हैं हम लोग कि जैसे ही सूरत हाई कोर्ट 23 मार्च 2023 को सजा दिया वैसे ही क्या हुआ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, पहले नोट कर लीजिए, उत्तर बताते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते आगे। ये तो वर्तमान में है कि सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिया है। यहां से देखिए
जैसे ही सूरत हाई कोर्ट मानहानि केस दिया, 2 साल का सजा दे दिया। कौन? सूरत हाई कोर्ट के, सूरत हाई कोर्ट ने, सॉरी, जो आपका जिला न्यायालय जो होता है ना, जिला न्यायालय है ना, सूरत का कोर्ट 2 साल का सजा दे दिया, का सजा दिया। ठीक है, किसके तहत? आईपीसी का धारा 499 200 के तहत। ठीक है, 499 आईपीसी 499 500 के तहत। ठीक है, ये तो सूरत अपना दे दिया कोर्ट, सूरत कोर्ट दे दिया सजा। तुरंत इस सजा को मिलते ही आनन फानन में जो संसद का सचिवालय है, संसद का सचिवालय क्या किया? संविधान का अनुच्छेद 102, संविधान का अनुच्छेद 102 1 ई, 102 1 ई के संदर्भ में जनप्रतिनिधि अधिनियम, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 है ना, की धारा 8(3) के तहत, 8(3) के तहत, 3 के तहत संसद की सदस्यता रद्द कर दिया। किसका? राहुल गांधी का, है ना, संसद की सदस्यता रद्द कर दिया। राहुल जी कहाँ से सांसद थे? वायनाड से थे, यानी वहां से उनका सदस्यता रद्द हो गया। अब वो सांसद नहीं रहे, क्योंकि 2 वर्ष का सजा मिल गया था। अभी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जनप्रतिनिधि कानून पर चर्चा करेंगे। पहले हम लोग मैगजीन का फैक्ट जो है वो एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, फिर इस पर स्पेशली चर्चा करेंगे। तो 2 वर्ष का सजा मिला, सजा दिया कौन? कोर्ट। इस कानून के तहत सजा मिला, और इस कानून के तहत इनको सदस्यता उनका रद्द हुआ। इस कानून के तहत कोर्ट सजा दिया, इस कानून के तहत संसद का सचिवालय सदस्यता रद्द किया। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस रखिएगा। क्लियर? नोट कर लिए। फिर फिलहाल तो बताइए, फिर मामला कहाँ गया? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भी दोषी करार किया। फिर गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कल ही का बात है, सुप्रीम कोर्ट उस पर अभी फिलहाल रोक लगा दिया गया। तो हम लोग की चर्चा का मुख्य विषय क्या है? चर्चा का मुख्य विषय हम लोग इस पर ध्यान दे रहा है। वो सब बात तो कथा कहानी ठीक है, ये क्या है इस पर हम लोग को चर्चा का विषय करना है। ठीक है ना, ये क्या होता है, और एग्जाम में यही पूछेगा। तो राहुल गांधी के साथ क्या क्या हुआ वो एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। कुछ चीज़ और है, याद रखिएगा। एक पोलार के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग लेंगे, और 23 मार्च के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे। दिमाग से स्किप कर जगह बात करते करते, इसलिए पहले ही गोला लगा दें कि इस पर हम लोग 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले बात कर ले जनप्रतिनिधि कानून का। संविधान का अनुच्छेद 102 1 ई है ना, संविधान का अनुच्छेद 102 1 ई। ठीक है, के संदर्भ में जनप्रतिनिधि अधिनियम
1991 8, ठीक है ना, 1991 8, यानी 1991 का धारा 8 है ना, धारा 8, ये धारा इसको कर दी, धारा 8, ठीक है ना। जनप्रतिनिधि 1991 का धारा 8 क्या होता है? 51, 91 नहीं 51, 51 है ना, 91 91 हो जाएगा, ठीक है 51, धारा 51 धारा 8, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर। इसके तहत इनको सजा मिला है। ये होता क्या है, ये कानून कहता क्या कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी दोष के लिए 2 वर्ष या उससे अधिक का सजा हो जाए, है ना, तो संसद या विधायिका, जो विधानसभा होता है, उससे सदस्यता उनका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। संसद या विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगा, क्लियर। इसके साथ साथ क्या होगा, जब वो अपना सजा पूरा कर लेंगे वो व्यक्ति, तो सजा पूरा करने के बाद 6 साल तक वो सदस्य बन भी नहीं सकते, मतलब चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, है ना, सजा पूरी करने के बाद। छह वर्ष तक सदस्य भी नहीं बन सकते हैं, है ना, नहीं बन सकते हैं। यानी कि क्या हो सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकते उतना दिन। क्लियर, यही है संविधान का अनुच्छेद 102 1 ई के संदर्भ में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8, ठीक है। ये आपका ये एग्जाम का पर्पज से है, ये क्वेश्चन पूछेगा और ऑप्शन में ये सब कुछ दे देगा, तो ये याद रखना है, ठीक है। हम लोग को एक कोलार के बारे में किए थे ना, कोलार, क्योंकि वहीं से बात शुरू हुआ है, कर्नाटक के कोलार से ही शुरू हुआ है बात। कर्नाटक का कोलार, कोलार किस लिए फेमस है? सोना का खान के लिए फेमस है। खान के लिए फेमस है। आपको पता है कि पहले जब मैसूर राज्य था टीपू सुल्तान के समय, हैदर अली टीपू सुल्तान के समय, उस समय इसका पार्ट था वो। तो अंग्रेज जब श्रीरंगपट्टनम का 1799 में टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम में मारता है, श्रीरंगपट्टनम के किला के दरवाजा पे लड़ते हुए वो मर जाते हैं ना, श्रीरंगपट्टनम में मारे जाते हैं, वो मारता है। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य इस पर भी कब्जा करना था, समझे बात को। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य, अंग्रेज तो खैर दुश्मन था ही टीपू सुल्तान का, टीपू सुल्तान तो पूरा भाग चुके थे, है ना, फॉरेन का पूरा पॉलिसी समझ रहे थे, तो वो भाप लिए थे, लेकिन वही से कट्टर दुश्मन था तो उसको मारा। लेकिन मुख्य उद्देश्य था कोलार पर भी कब्जा करना, जो सोना खान था, ठीक है ना। दूसरा क्या है, कोलार से क्या पता चलता है कि अभी जो कोलार KGF 2 बना है ना, पिक्चर KGF, है ना, कोई हीरो है, दाढ़ी बड़ा बड़ा रखता है, साधु बाबा टाइप का है, और मिसाइल लेके घूमता रहता, वही ना है, हीरो का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, KGF 2 है,
है ना। तो KGF 2 है, वो जो पिक्चर बना है ना वो गोल्ड माइंस पे बना है और इसी पे बना है, इसी पे बेस्ड है। मतलब एक जानकारी के लिए रख लीजिए कि अब जो पिक्चर बना गोल्ड माइन पे पूरा बना है और इसी पे बना है, KGF 2 पर ही बना है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग ये तो हो गया। क्लियर? 23 मार्च बताना था ना। हाँ 23 मार्च तो खैर भगत सिंह वाला आपको पता ही है। 23 मार्च 1931 कि राजगुरु भगत सिंह सुखदेव मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिए, है ना, और फांसी के फंदा पर झूल गए। ठीक है, वो तो खैर याद ही हम लोग को है। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के विरुद्ध 14 विपक्षी दलों की सर्वोच्च न्यायालय में याचिका। हुआ यूं कि 14 विपक्षी दल, विपक्षी राजनीतिक दल जो सत्ता से बाहर है, विपक्ष में बैठे हुए 14 विपक्षी दल, 14 विपक्षी राजनीतिक दल क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। सुप्रीम कोर्ट के पास गया और बोला माय लॉर्ड, ये जो सरकार है ना, ये जो CBI और ED का गलत उपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है ना, सिर्फ हम लोग को विपक्षी विरोधी दल जो है उसको फंसाने का, उसको तंग करने का ये हथियार बना लिया है ना। तो उसी के लिए याचिका दिया गया। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है ना। क्या याचिका दिया? याचिका दिया CBI और ED का दुरुपयोग सरकार के द्वारा हो रहा है, ठीक है ना। आप इसके संदर्भ में गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत तीनों के लिए आप क्या बनाएं, कानून बनाए या दिशा निर्देश दे, है ना। आपका देखरेख में होने तो सरकार क्या करेगा, विरोधी पार्टी को तोड़फोड़ देगा, है ना, सबको पकड़ पकड़ के जेल डाल देगा। ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट से याचिका किया गया है क्या कि सुप्रीम कोर्ट क्या करे, तो गिरफ्तारी, मतलब जिसका गिरफ्तारी हो रहा है उसका रिमांड और जमानत के लिए दिशा निर्देश तय करें, क्योंकि नहीं तो ये सरकार मनमानी करेगा। ठीक है ना, ये तय करे। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मनमानी कर रहा है, तो तथ्य रखा। तथ्य क्या रखा कि 14 विपक्षी दल, राजनीतिक दल कि 95% जो मामला है विरोधी पार्टी के विरुद्ध है ना, 95% मामला विरोधी राजनीतिक दल के विरुद्ध है, दल के विरुद्ध। वो तो है ही है, इतना 95% मामले में मात्र 4 से 5% ही दोष सिद्ध हो पाया, कन्विक्शन रेट है ना। इसका 4 से 5% में ही दोष सिद्धि हुआ। मतलब बाकी सब क्या है, हवाई, सिर्फ परेशान करने के लिए लोग उपाय लगाए हुए हैं। ठीक है ना। तो यही है, इसके आधार पर बोला कि हमको राहत दीजिए आप लोग, सुप्रीम कोर्ट। नोट कर लीजिए और बताते हैं कि आपका CBI और ED के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ये बड़ा चर्चा का विषय रहा है ना, बड़ा चर्चा का विषय रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर इस पर अपना कमेंट डाला है, इसलिए हो सकता पूछ दे आसपास से घुमा के क्वेश्चन। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया। CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन
ऑफ इन्वेस्टिगेशन ठीक है। इसका स्थापना यानी गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1963 को, ठीक है। अभी इसका निदेशक कौन है बताइए आप लोग? परवीन सूद। ठीक है ना, इतना कम से कम ध्यान रखिए, इतना कम से कम ध्यान रखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ईडी के बारे में जान लेते हैं। बड़ा चर्चा हो रहा था ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, है ना, बहुत जगह डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट भी बोला जाता है, ठीक है। लिखिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है, डायरेक्टोरेट, ठीक है। इसका जो गठन हुआ है वो फेरा अधिनियम 1947 के तहत हुआ। फेरा एक्ट, फेरा 1947 के तहत, जैसे ये तो कानून बन गया, कानून को पालन करने के लिए एजेंसी तो चाहिए ना, उस एजेंसी का निर्माण किया गया, ये निकाय का किया गया। तो फेरा क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। फेरा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, क्लियर? फेरा इसका ये कानून बना 1947 लिखिए। इसके तहत, इस तो कानून बन गया, लेकिन कानून को लागू करने के लिए कोई एजेंसी चाहिए, कोई संस्थान चाहिए, उसके तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का स्थापना किया गया। ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? ये आर्थिक खुफिया एजेंसी है, आर्थिक खुफिया एजेंसी है, ठीक है। ये आर्थिक खुफिया एजेंसी है। इसका मुख्य कार्य क्या है? कार्य या उद्देश्य जो बोलिए, मुख्य कार्य क्या है? काला धन को रोकना। 2 लाइन में, काला धन को रोकना। काला धन में तो गैर कानूनी धन को रोकना, है ना। इस काला धन में मुख्य रूप से देखिए तो हवाला, हवाला जानती है ना क्या होता है? हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, आर्थिक घोटाला, ये सभी मामला है। इस सब पर शिकंजा कसना, इस सब पर रोक लगाना है इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। बस इसको नोट कर लीजिए। एज ए स्टूडेंट ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में गया, विपक्षी दल गया, वो सब कथा कहानी है। जानने का मैटर ये है, ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से उठेगा। आगे है, दिल्ली व मुंबई के पश्चात अब भोपाल में दिव्य कला मेला संपन्न। दिव्य कला मेला, ठीक है। दिव्य कला मेला क्या होता है? है ना, दिव्य कला मेला ये क्या होता है? देखिए, जो दिव्यांग जन होते हैं, जो पैर से, हाथ से, आँख से, है ना, बाधित होते हैं,
तो दिव्यांगजन जो आपका शिल्पकार होते हैं, बहुत तरह के कलाकार होते हैं जो बनाना जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शिल्पकार ही तो बोलते हैं। और क्या कहते हैं? कारीगर है ना। तो जो दिव्यांग कारीगर होते हैं, शिल्पकार होते हैं, है ना, शिल्पकार होते हैं, उनमें आत्मनिर्भरता की वृद्धि के लिए, उनमें आत्मनिर्भरता की वृद्धि के लिए उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट, जो उत्पाद होता है, उत्पाद को जो कारीगर, जो दिव्यांग कारीगर होते हैं, शिल्पकार होते हैं, तो उत्पाद बनाते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनके उत्पाद को प्रदर्शनी तथा विपणन मतलब मार्केटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन और मार्केटिंग इंग्लिश में, है ना, प्रदर्शनी तथा विपणन के लिए एक मंच प्रदान करता है। क्लियर? क्या करता है? दिव्यांग मेला, दिव्यांग कारीगर शिल्पकार होते हैं, उनमें आत्मनिर्भरता की वृद्धि के लिए उत्पाद को, उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद को प्रदर्शनी तथा विपणन के लिए एक मंच प्रदान करता है। ये किसके द्वारा करवाया जाता है? तो करवाया जाता है आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। पहला हुआ था कहाँ? तो पहला आपका हुआ था दिल्ली में, दिव्यांग मेला पहला में, जो दिव्य कला मेला हुआ था पहला हुआ था दिल्ली में। दूसरा कहाँ हुआ था? मुंबई में। तीसरा कहाँ हुआ था? भोपाल में। क्लियर? नोट कर लीजिए। ठीक है, बता दें। सतह से आकाश में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल का INS विशाखापत्तनम से परीक्षण, है ना। देखिए, एक सिंपल सा पहले फॉर्मेट बना देते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लीजिए इंडिया, ये समुद्र है पूरे इंडिया के आसपास, तटीय क्षेत्र, ये बंगाल खाड़ी, इधर अरब सागर है। क्लियर? तो अपना समुद्री क्षेत्र का भी तो इसको हिफाजत करना होगा इंडिया को, नहीं तो इधर से दुश्मन आएगा युद्धपोत लेकर, युद्धपोत में पूरा मिसाइल लगाए रखेगा, इस एरिया को ही पूरा डैमेज कर देगा, दक्षिण भारत को पूरा डैमेज कर देगा। इधर से आ जाएगा, इधर से आ जाएगा, इधर से आ जाएगा। तो इधर क्या करता है इंडिया? अपना समुद्री क्षेत्र का रक्षा के लिए नौसेना को सशक्त बनाता है। नौसेना कैसे सशक्त बनाता है? यहाँ पर जहाज, तरह तरह का जहाज बना के युद्धपोत बनाए हुए हैं, बड़ा बड़ा युद्धपोत बनाए हुए हैं, है ना, और सबको अपना आसपास में डिप्लॉय किए हुए हैं, ताकि कोई भी दुश्मन आएगा तो इसमें क्या समझ रहे, इसमें तरह तरह का मिसाइल लगा हुआ, तरह तरह का मिसाइल लगा हुआ, मिसाइल से मार कर दुश्मन का रजिया उड़ा देगा। ठीक है, देखिए जो ये INS विशाखापत्तनम जो बोल रहा है ना, ये INS विशाखापत्तनम, ये युद्धपोत है, विध्वंसक युद्धपोत। ये जो जहाज है ना, ये जहाज युद्धपोत है, INS विशाखापत्तनम। क्या है?
ये युद्धपोत है, ठीक है। इस पे जो मिसाइल लगा हुआ है ना, वो है क्या, उसका नाम क्या है आपका, MRSAM। मिसाइल जो लगा हुआ है वो है MRSAM, मिसाइल का नाम। फुल फॉर्म क्या है, मीडियम रेंज है ना, सरफेस टू एयर मिसाइल। मध्यम दूरी का बड़ा खतरनाक, बहुत घातक मिसाइल है, ठीक है ना। तो MRSAM, इसको याद रखिए, मिस्टर सैम। क्या दिक्कत है, मिस्टर सैम, ये मिसाइल का नाम है मिस्टर सैम। MR से मिस्टर, SAM से सैम, मिस्टर सैम लगा दिया गया है, ठीक है ना। मिसाइल का नाम है। और ये पोत का नाम है, जो युद्ध पोत है उसका नाम है INS विशाखापत्तनम। बहुत सारा पोत रहता है, सबका पोत का नाम रहता है, युद्ध पोत रहता है, सबका अपना अपना नाम रहता है, यही है। लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, आपका INS विशाखापत्तनम का। ये सब के बारे में मैगजीन में नहीं दिया गया है, अपना थोड़ा थोड़ा इनपुट हम डालते रहते हैं ताकि कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए, ठीक है ना। इतना नोट कर लीजिए पहले आप, फिर हम बताते हैं INS विशाखापत्तनम के बारे में। इतना तो हो गया, नोट कर लिए। अब देखिए बताते हैं आपको। INS विशाखापत्तनम क्या है। देखिए जैसे इंटरनेट होता है ना, इंटरनेट होता है 2G 3G 4G, अभी 5G, अभी क्या चल रहा है, 6G आने वाला है, 5G चल रहा है, 5G चल रहा है, ठीक है ना। 6G अभी प्रोसेस में है, क्लियर। ये सब क्या श्रेणी है, मतलब कि इंटरनेट का 1 2 3 4 एक श्रेणी, एक सीरीज में चल रहा है और धीरे धीरे एडवांस होता जा रहा है, ठीक है। उसी तरह युद्धपोत का भी श्रेणी होता है और धीरे धीरे एडवांस हो गया इंडिया का। जैसे कैसे बताते हैं, जैसे पहला क्या हुआ, तो पहला आया राजपूत श्रेणी, सबसे शुरू में राजपूत श्रेणी। क्या है राजपूत श्रेणी, क्या है, ये युद्धपोत का एक श्रेणी है, जिसके तहत, इस श्रेणी के तहत युद्धपोत बनाया गया, एक नहीं बहुत सारे युद्धपोत बनाए गए, है ना। तो देखिए श्रेणी में बना कि नहीं, श्रेणी का मतलब क्या होता है, सीरीज। तो इस श्रेणी के अंतर्गत में इतना युद्धपोत बनाया गया। समय बीता और एडवांस हुआ, इंडिया टेक्नोलॉजी में एडवांस हुआ और एडवांस हुआ, तब इसके बाद आया दिल्ली श्रेणी। तो दिल्ली श्रेणी के अंतर्गत भी कुछ युद्धपोत बना, जो पानी का जहाज रहता है इसी टाइप का रहता है ना, युद्धपोत बना। और समय बीता और एडवांस हुआ टेक्नोलॉजी समय के साथ साथ। तब आया कोलकाता श्रेणी, इसमें फिर युद्धपोत बना, अलग अलग युद्धपोत बना, ठीक है। और एडवांस हुआ तो अभी सबसे लेटेस्ट विशाखापत्तनम श्रेणी है, जिसका भी चर्चा भी हो रहा है। तो हर चीज़ को थोड़ा गहराई में जान जाइए, रटना कभी नहीं पड़ेगा। विशाखापत्तनम श्रेणी, ठीक है। इसके अंतर्गत भी कुछ जहाज बनाया जा रहा है। ये लेटेस्ट वाला है, इसलिए कितना जहाज बनाया जा रहा है, उसका नाम क्या है वो बता दे रहे हैं। ये विशाखापत्तनम एकदम जस्ट लेटेस्ट का है। तो विशाखापत्तनम श्रेणी के अंतर्गत पहला जो जहाज बना है उसका नाम भी क्या है, INS विशाखापत्तनम। जहाज का भी नाम, श्रेणी का भी नाम, कंफ्यूज नहीं करना है। श्रेणी का भी नाम, सीरीज का भी नाम है और जहाज का भी नाम। जहाज नहीं, युद्धपोत बोलेंगे, विध्वंसक युद्धपोत, है ना। तो विशाखापत्तनम, क्लियर। दूसरा बना है मारमागुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस बार आप लोग का BPSC में आ जाए, लेटेस्ट अभी लॉन्च हुआ है। मारमागुआ, क्या मारमुगाओ भी बोलता है, मारमुगाओ,
मार्मुगाओ, मार्मुगाओ, ठीक है। पहला विशाखापट्टनम, दूसरा मार्मुगाओ, तीसरा इम्फाल, इम्फाल। ये सब नाम है विध्वंसक उत्पोत का। और चौथा कौन है भाई? सूरत। INS सूरत कहा जाएगा, INS इम्फाल कहा जाएगा, INS मार्मुगाओ कहा जाएगा, INS विशाखापट्टनम है सूरत, जिसको पहला नाम था पोरबंदर, नाम बदल के सूरत कर दिया गया, ठीक है ना। तो इसी INS कर दीजिए, सब में INS, सब में INS लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडियन नेवी सर्विस है ना, INS का फुल फॉर्म। इसी के अंदर में ये आपका MR सैम लगाया गया था, MR सैम लगा हुआ मिसाइल जो है, ठीक है। समझ गए बात को? ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट लीजिए। देखिए अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति PM की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति की संस्तुति के आधार पर हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट फैसला किया है कि चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के संबंध में, है ना, समझाते हुए क्या है। देखिए जैसा पता कि निर्वाचन आयोग है, अनुच्छेद 324 के तहत, ठीक है। इसमें 3, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे, है ना, अन्य चुनाव आयुक्त होंगे तो हेल्प करने के लिए। क्लियर? एक मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, 2 अन्य, मतलब एक चुनाव आयुक्त है, एक चुनाव आयुक्त है, तो टोटल 3 लोग हो गए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहा है कि ये जो तीनों का चयन होगा ना, तीनों का नियुक्ति को सरकार के द्वारा ही करना पड़ेगा। तो कोई ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यक्ति न आ जाए, इसको रोकने के लिए एक टीम बनाया है, और वही टीम नियुक्ति करेगा। क्या टीम है? 3 लोगों का, एक प्रधानमंत्री रहेंगे, दूसरा लोकसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा के विपक्ष के नेता, और अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं हो तो लोकसभा में सबसे बड़ी दल जो होगा उसका नेता, ठीक है। ये भी बता दिया गया, लोकसभा का विपक्ष का नेता। और दूसरा कौन होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का CJI, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये रहेंगे, तीनों जन रहेंगे। तीनों जन मिलकर क्या करेंगे? इनमें से तीनों का जिनका भी चुनाव करना हो चुनाव करेंगे। अब यहाँ पे कोई पक्षपात नहीं हो सकता है, सरकार की तरफ से ये प्रतिनिधि है, विपक्ष की तरफ से ये प्रतिनिधि है, न्यायपालिका की तरफ से ये प्रतिनिधि है। कोई नहीं कह सकता है कि जो व्यक्ति आया है फेयर नहीं है, ठीक है ना। जिसका नाम वो बताएंगे कि किसको चुना जाए, आपस में तय करके उसको कहाँ भेजेंगे? राष्ट्रपति महोदय के पास। राष्ट्रपति के बाद नाम चला गया, किसको चुनना है? राष्ट्रपति उसका क्या कर देंगे? नियुक्ति कर देंगे, नियुक्ति। क्लियर? यही था।
निर्वाचन आयोग 324 में है, अनुच्छेद 324 में। इसमें 3 लोग रहते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इसका नियुक्ति फेयर हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक दिशा निर्देश दिया और बताया कि प्रधानमंत्री होना चाहिए, लोकसभा का अध्यक्ष होना चाहिए, लोकसभा का विपक्ष का नेता होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। ये तीनों मिलकर इनका चयन करेंगे। जो नाम सुझाव रहेगा इन तीनों का तैयार, मतलब जिस नाम पर तीनों सहमत होंगे वो नाम राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसका नियुक्त कर देंगे, क्योंकि चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, वो उसका नियुक्त करते हैं। क्लियर? ये क्या है? ये एक संवैधानिक निकाय है, पता है ना, एक संवैधानिक निकाय है, निर्वाचन आयोग, क्योंकि इसका चर्चा संविधान में कर दिया गया है। जैसे वित्त आयोग 280 अनुच्छेद 280 क्या है? संविधान में चर्चा है तो संवैधानिक है। एक सांविधिक होता है जिसका संसद के द्वारा बनाया जाता है, जैसे मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग। एक होता है, बताया तो क्या, कैबिनेट के आदेश से, कार्यकारी आदेश से जिस निकाय का गठन किया जाए, है ना, तो कार्यकारी आदेश से गठित निकाय होगा, जैसे विधि आयोग, जैसे नीति आयोग, है ना, तो वो हम लोग समझ चुके पहले ही। इस तरह से संवैधानिक निकाय है, ठीक है। इसमें बस इतना ही, आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए। बारह वर्ष पुराने निष्क्रिय उपग्रह को नियंत्रित तरीके से इसरो ने समुद्र में गिराया, है ना। हुआ यूं कि 2011 में, 2011 के बाद, ठीक है, इसरो क्या किया, इसरो एक सैटेलाइट जिसका नाम था मेघा ट्रॉपिक्स 1, इसरो एक सैटेलाइट मेघा ट्रॉपिक्स 1, इसको बोलते हैं MGMT 1, ठीक है ना, मेघा ट्रॉपिक 1 सैटेलाइट को क्या किया, पृथ्वी का निचली कक्षा में स्थापित किया। पृथ्वी का मतलब जो अंतरिक्ष का, पृथ्वी का जो अंतरिक्ष है ना, उसका निचली कक्षा में उसको क्या किया, स्थापित किया, ठीक है ना। उसका काम क्या था, इस मेगा ट्रॉपिक्स का काम क्या था, उसका काम था मौसम का जानकारी देना, काम उसका काम था मौसम की जानकारी देना। बारह साल के बाद अब ये निष्क्रिय हो गया, मतलब ये काम करना अब बंद हो गया, काम करना बंद कर दिया। तो इसरो क्या किया, उसका ऊंचाई को, जैसे मान लीजिए सैटेलाइट यहाँ पर, यहाँ पृथ्वी है, मान लीजिए सैटेलाइट यहाँ पे काम कर रहा है ना, अब ये काम करना बंद कर दिया। तो काम करना अगर बंद कर दिया तो उसको क्या किया, धीरे धीरे इसका ऊंचाई को नीचे किया, और जब गुरुत्वाकर्षण का रेंज में आ गया तब जाके इसको प्रशांत महासागर में क्या किया, उसको गिरा दिया, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया भाई, छोड़ देता ऊपर ही, अपना घूमते रहता, है ना। तो ये 100 साल तक घूमता ही रहता, काम तो नहीं करता लेकिन 100 साल तक घूमता ही रहता। लेकिन थोड़ा देर के लिए सोचिए कि हर एक देश वही करे कि ऊपर ले जाए ये सैटेलाइट को, और जब काम करना बंद कर दे तो उसको ऊपर ही छोड़ दे, तो अंतरिक्ष कचरा हो जाएगा। अंतरिक्ष कचरा आजकल का बड़ा ही चर्चा का विषय है कि अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा कचरा हो जाएगा। इससे क्या होता है, जो सही सैटेलाइट भी जाएगा वो दूसरा सैटेलाइट से जाकर टकरा जाएगा, खराब वाला से जाकर टकरा जाएगा। तो जो खराब सैटेलाइट हो चुका है, जो निष्क्रिय हो चुका है, उसको आप वापस लाइए। और ये शर्त किसका है, ये शर्त किसका है, ये यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है, उसका शर्त है। यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है, उसका शर्त है ना। नोट कर लिया आपने। नोट कर लिए, हाँ ठीक है। मौसम की जानकारी है। अब इसको क्या किया, वापस लाया, इसको वापस उतारा है। निष्क्रिय होने के बाद क्या किया,
होने के बाद इसको पृथ्वी पर वापस नियंत्रित तरीके से, अनियंत्रित तरीके से आता तो किसी जगह सैटेलाइट में जाकर टकरा जाता। तो नियंत्रित तरीके से धीरे धीरे वापस लाया, प्रशांत महासागर में जाकर गिरा दिया, वापस लाकर प्रशांत महासागर में गिरा दिया। है ना, प्रशांत महासागर में जाकर गिरा दिया। क्लियर? देखिए ये जो शर्त है ना, जो वापस लाने का जो शर्त है, इंडिया इसका शर्त को माना। यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है, यूएन का एक एजेंसी है। फुल फॉर्म क्या? यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी डिक्रीज कमिटी। लिख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी डिक्रीज कमिटी। ठीक है, इसका शर्त है कि अगर खराब हो गया, ऊपर निष्क्रिय हो गया, तो आपको वापस लाना है। तो इंडिया इस शर्त के तहत उसको वापस लाना। तो एग्जाम में हो सकता है यही पूछ दे, किस तहत या किस निकाय के शर्त के तहत इंडिया को वापस लाना पड़ा। इस निकाय के तहत इंडिया को वापस लाना पड़ा, नहीं तो सारे लोग ऊपर ले जाएगा, छोड़ देगा और अंतरिक्ष कचरा जमा होगा। इसलिए आप ले जा रहे हैं तो वापस आपको ले लाना भी है, ये आपका जिम्मेवारी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। नासा एवं इसरो के सहयोग से विकसित उपग्रह निसार का प्रक्षेपण अगले वर्ष, है ना। एक निसार नाम का एक उपग्रह बन रहा है। ठीक है, उपग्रह का नाम क्या है, यानी सैटेलाइट का नाम क्या है? निसार। N for NASA, I for इसरो, नासा, इसरो, है ना। S for सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब मिलावटी होता है ना, दोनों को मिला हुआ सिंथेटिक। सिंथेटिक। A for अपेचर, R for रडार। अपेचर, अपेचर, अपेरचर, हिंदी में जानबूझ के लिख देते हैं, है ना, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, तो हिंदी में लिख रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो नासा इसरो सिंथेटिक अपेचर रडार फुल फॉर्म हुआ। नासा तो जानती हैं, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, है ना। इसरो को जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? सिंथेटिक अपेचर रडार काम क्या करेगा भाई? काम क्या करेगा? दोनों मिलकर तो बना रहा है, ये काम क्या करेगा? ये सैटेलाइट ऐसा सैटेलाइट है जो पृथ्वी, सैटेलाइट मान लीजिए यहाँ पर है, काम क्या करेगा? तो काम ये करेगा, ये अर्थ मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है ना। काम क्या करेगा? इस पर एकदम नजर बना के रखेगा, इस पर नजर बना के रखेगा और सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी देगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म पृथ्वी का सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी देगा। कैसा जानकारी देगा? ज्वालामुखी से संबंधित, कहीं ज्वालामुखी फटने वाला हो,
इतना ज़्यादा इसका टेक्नोलॉजी हाई है कि पहले ही भाप जाएगा। यहाँ पर धधक रहा है, यहाँ से फूट सकता है ना। ज्वालामुखी से संबंधित भूकंप भी, ठीक है ना। फिर आपका जल आपूर्ति से संबंधित जानकारी देगा। पृथ्वी पर जो बर्फ का चादर बिछा हुआ है ऊपरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में, वो पिघल रहा है तो किस दर से पिघल रहा है, पिघलने का स्पीड क्या है, उसका देगा। यानी कि पृथ्वी पर बर्फ का जो चादर है उसका पिघलने का दर क्या है। मतलब कितना स्पीड से पिघल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज़्यादा खतरा तो उसी को है। अगर वो पिघल जाएगा गर्मी से तो समुद्र का क्या हो जाएगा, लेवल ऊपर होगा और जितना भी तटीय क्षेत्र है, समुद्र तटीय क्षेत्र है, सारे के सारे जलमग्न हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा खतरा है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे।